चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। मैंने आप लोगों को पहले ही किरचॉफ्स लॉ के बारे में बता दिया कि किरचॉफ्स लॉ को जो है 1842 ईस्वी में किरचॉफ्स ने बताया था। ठीक है, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है। तो किरचॉफ्स ने बताया क्या कि किसी जटिल परिपथ से बहने वाली धारा प्रतिरोध एवं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहूंगा किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स लॉ एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी जटिल परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर प्रतिरोध एवं इससे बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जटिल परिपथ का मतलब होता है, ठीक है, जटिल परिपथ का, ठीक है, जटिल परिपथ को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, तो किरचॉफ ने यही बताया कि किसी जटिल परिपथ से बहने वाली धारा प्रतिरोध एवं दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो किरचॉफ ने जो है इसके लिए दो नियम दिए हैं और आज हम लोग उन्हीं दो नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किरचॉफ ने पहला स्टेटमेंट दिया यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम को बोलते हैं करंट लॉ और पॉइंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ के पहला नियम को कैसे जानते हैं हम लोग? किस नाम से? करंट लॉ और पॉइंट लॉ। ठीक है, हिंदी से बोलते हैं धारा नियम एवं बिंदु नियम। ठीक है, तो देखिए इस बात को आज हम लोग समझेंगे। क्या बोला है कि किसी बिंदु की ओर, ध्यान से समझना, बोलेंगे किसी बिंदु पर, ऐसे बोलेंगे कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए इस बिंदु पर मिलने वाली धारा I1 है, I2 है, I3 है, ठीक है, I4 है, I5 है और I6 है। तो इस बिंदु पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यही करंट लॉ और पॉइंट लॉ बताता है। बात समझ में आया? किसी बिंदु पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? तो मैथमेटिकली समझने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन। क्या यूज करेंगे? बोलो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है चिन्ह परिपाटी। क्या होता है? चिन्ह परिपाटी। बात समझ में आ गया? क्या होता है चिन्ह परिपाटी? आज हम लोग समझेंगे चिन्ह परिपाटी को बहुत अच्छे से। तो ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आप लोग को लिखा होगा, देखिए ध्यान से। साइन कन्वेंशन क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ, ठीक है, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली, ठीक है, इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहूंगा साइन कन्वेंशन क्या है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ और इस बिंदु से दूर जाने वाली या फिर बाहर निकलने वाली धाराओं को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे समझ सकते हैं इस बात को कि I1, I2, I3 इस बिंदु पर मिलने वाली धारा है। इस बिंदु पर मिलने वाली करंट जो है I1, I2, I3 है। तीनों करंट को पॉजिटिव साइन के साथ और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा कौन कौन है? I4, I5, I6 जो है इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा है। तीन धाराओं को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ के, ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म को देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, क्या बोला कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। याद रखना, इस बिंदु पर मिलने वाला जो टोटल करंट होगा उसका अलजेब्रिक सम लेंगे और अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है। तो चलिए इसको मैं समझाऊंगा बहुत बढ़िया से। देखो I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I6 से मेरे पास 6 ही करंट है। तो I6 का टोटल अलजेब्रिक सम होता है वो होता है 0। ठीक है,
टोटल एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, चूंकि मैंने बताया साइन कन्वेंशन अभी माइंड में आ गया होगा सबको कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ, यानी कि इस बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखा जाता है, यानी कि I1 I2 I3 पॉजिटिव होगा तो होगा यहाँ I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा I4 I5 I6 क्या होगा बाबू, नेगेटिव साइन होगा, यानी कि बोलेंगे I4 I5 I6 में नेगेटिव करंट होगा, और इसका जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है वो होता है 0। बात समझ में आ गया, गुड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे I1 I2 I3 को लिखेंगे एक साइड, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, अब देखो I4 I5 I6 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गया होगा। यह है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट मींस करंट लॉ और पॉइंट लॉ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कि किरचॉफ्स का पहला लॉ जो है, किरचॉफ्स का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कैसे, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, इस बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और I इक्वल टू जानते हैं, करंट इक्वल टू होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है, यानी कि ये जो होगा इस बिंदु पर आने वाली धारा और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा बराबर है, तो बोल सकते हैं इधर से बहने वाले जो आवेश होगा और इस साइड बहने वाले जो आवेश होगा दोनों बराबर होगा, यानी कि ये जो है, ये जो टर्म है I1 I2 I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही आवेश का विनाश किया जा सकता है, यानी कि किसी भी सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है। सेम टू सेम यहां भी देखते हैं, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। तो याद रखना इस बात को 100% माइंड में नोट करके एकदम दिमाग में किसी तरह घुसा करके रखना है कि करंट फर्स्ट लॉ, सॉरी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है और पॉइंट लॉ जो है क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत मजेदार है टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है। देखो ये मान लो कि इस बिंदु पर मिलने वाली जो धारा है, मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे है 3 एम्पियर है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली जो धारा है, इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा मान लो यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है, तो बोला कि इससे बहने वाली धारा क्या होगा, तो हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इस बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस आई, और हम लोग यही आई को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इधर पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 और 5 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा तो कितना होगा बोलो, 7 एम्पियर प्लस आई, दैट मींस आई इक्वल टू बोलेंगे कि 3 एम्पियर। तो इससे बहने वाली जो धारा होगी वो होगा 3 एम्पियर। अब हम लोग देख सकते हैं इधर को पूरा काउंट करते हैं, कितना आएगा बोलेंगे 2 3 और 5 टोटल है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का करंट इस पॉइंट से मिल रहा है और इस पॉइंट से कितना होगा, 5 2 7 और 3 10, यानी कि बोलेंगे कि 10 एम्पियर का करंट जो है इस बिंदु से बाहर भी निकल रहा है। तो 100% बोल सकते हैं हम लोग, ये बात समझ सकते हैं कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ही बारे में बताता है कि जितना करंट गया उतना ही करंट इस बिंदु से बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो है चार्ज स्टोर नहीं है
जितना करंट गया उतना ही करंट क्या हो गया, बाहर हो गया। तो याद रखना, इस बात को माइंड में नोट करना कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ को बोला जाता है वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ। और क्या बोलते हैं? लूप लॉ। क्या बोलेंगे इसी को? लूप लॉ बोलेंगे। बात समझ में आया? किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। देखो ध्यान से समझो, क्या बोलता है किरचॉफ सेकंड लॉ? बोलता है किसी बंद परिपथ से संबंध, ठीक है, किसी बंद परिपथ के, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे लिखा होगा, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बात समझ में आया? एक बार और बताऊंगा, किसी बंद परिपथ से संबंध या फिर किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। चलिए अब दिखाते हैं। एक हम लोग क्या लेंगे? क्लोज सर्किट, ठीक है, इन क्लोज्ड पाथ हम लोग बात करेंगे क्लोज्ड पाथ में। तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये तो मैंने, चलो देखते हैं एक क्या बात करेंगे, क्लोज पाथ में बात करेंगे, ठीक है। इन क्लोज सरफेस बोलेंगे, क्लोज पाथ बोलेंगे। चलो एक क्लोज पाथ है, जैसे देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, या यस, और एक ये। बात समझ में आया? ऐसा एक बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब देखो ध्यान से समझो, इससे बहने वाली धारा I1 है, इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस R3 है। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर करंट आएगा, करंट आने के बाद क्या होगा? डिवाइड होगा, यहाँ पे होगा I1, इस वायर से बहने वाली धारा I1 होगा, इससे बहने वाली धारा मान लो I2 है, और इस वायर से बहने वाली धारा I3 है। बात समझ में आया? और इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा एक विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लो E है। इस सेल का क्या है? विद्युत वाहक बल E है। मैंने विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसको क्या करना है, इस वीडियो को लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरह से मैटर को समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? किरचॉफ सेकंड लॉ। मैंने बताया था किरचॉफ सेकंड लॉ, अभी जस्ट मैं एक बार और बताना चाहूंगा। क्या बोला? किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, किसी बंद परिपथ से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बात समझ में आया? चलो देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसका मैथमेटिकल, इसके मैथमेटिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को साइन कन्वेंशन के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं बताऊंगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन। अब देखो ध्यान समझो कि किस करंट को पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव लेंगे। देखो ध्यान से, जो धारा यानी कि जो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी का डायरेक्शन, ये है, मान लो ये मेरे पास एक घड़ी है, इसमें सुई है, ठीक है, जो भी है, तो घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है? ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलिए, और इस डायरेक्शन की इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इसके बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर घड़ी के डायरेक्शन में बात करेंगे तो घड़ी का डायरेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू नो, आई थिंक समझ में आया? अब देखो बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। क्या बोल रहा है कि जो धारा, ध्यान से समझना, कि जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है,
तो देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो I1 देखो I1 ऐसे जा रहा है, फिर करंट ऐसे आ रहा है, यानी कि I1 I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको लिखते हैं पॉजिटिव, अन्यथा नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए, पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, मैं एक करके लिख देता हूं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। साइन कन्वेंशन, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन। तो पहला ये लिखना, ध्यान से समझना कि जो धारा ध्यान से फटाक से लिख लो, जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, अन्यथा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। मैं इसको फटाक से समझाना चाहूंगा, देखो ध्यान समझो, बोल रहा है क्या कि जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि जो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी का डायरेक्शन। ठीक है, तो जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, अन्यथा नेगेटिव मतलब जो धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। बात समझ में आ गया। दूसरा ध्यान से समझना, दूसरा बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर धारा सेल से कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि धारा कैथोड से एनोड की ओर, है ना, एनोड की ओर बह रही है। ठीक है, यदि देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि धारा कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड मतलब सेल में कैथोड से एनोड की ओर बह रही हो तो विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा वो लिखेंगे पॉजिटिव, अन्यथा क्या लिखेंगे, बोलो नेगेटिव लिखेंगे। बात समझ में आया। जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि सेल से कैथोड की एनोड की ओर जाता है, मैं एक बार और बताऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि धारा कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है सेल में, तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है पॉजिटिव, अन्यथा लिखेंगे नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म, किसका, किरचॉफ सेकंड लॉ का। आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलो मैं एक बार और बताऊंगा। चलो देखते हैं फटाक से। देखो वोल्टेज लॉ और लूप लॉ को क्या बोलते हैं, किसी बंद परिपथ में या फिर बोल सकते हैं किसी जटिल परिपथ में। मैंने पहले ही बताया कि किरचॉफ लॉ जो है किसी जटिल परिपथ यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इस सर्किट में क्या करना है, हमको किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करना है। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग मतलब ईच ब्रांच प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा, इससे ठीक है, तो प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। चलो यानी कि देखो धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, तो इस ब्रांच से बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या है, बोलो I1 R1। बात समझ में आया। इस ब्रांच से बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या है, देखो I3 और R2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे I3 और R2। बात समझ में आया। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो रहा है, इस ब्रांच से बहने वाली धारा I2 और R3, यहाँ लिखेंगे I2 और R3। ठीक है,
परिपथ में लगे हुए, सब हो गया, परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो परिपथ में कितना विद्युत वाहक बल है, एक तो है, तो बोलेंगे E1 के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से समझते हैं, इसमें यूज करेंगे क्या, साइन कन्वेंशन, मैंने अभी बताया जस्ट। तो मैंने क्या बताया, जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको लिखेंगे पॉजिटिव, अन्यथा नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन धाराएं देखते हैं, ये है घड़ी का डायरेक्शन, घड़ी का डायरेक्शन ऐसे होता है ना, तो घड़ी का डायरेक्शन में कौन कौन करंट है, I1 और I3, ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। चलो ऐसे आया, बस समझ में, ऐसे गया I1 और I3 ऐसे गया, तो I1 I3 होगा पॉजिटिव, I1 I3 होगा पॉजिटिव, तो I1 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव। I2 क्या होगा, I2 करंट का डायरेक्शन ऐसे है और घड़ी का जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है, मतलब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि I2 का जो करंट का डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो होगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा I2 हो जाएगा नेगेटिव। मैंने इसका साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको विद्युत वाहक बल को। विद्युत वाहक बल क्या बोला है कि यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा सेल से कैथोड से एनोड की ओर जाता है, किधर, कैथोड से एनोड की ओर, तो विद्युत वाहक बल होगा पॉजिटिव, अन्यथा नेगेटिव। अब देखते हैं यहाँ पे कि धारा जो है, करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन देखना है कि कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, ये छोटा वाला को बोलते हैं कैथोड, बड़ा वाला को बोलते हैं एनोड। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, बोलो, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, तो विद्युत वाहक बल होगा पॉजिटिव। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कि ये जो है करंट सेकंड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं, फिर से मैं समझाऊं। क्या बोला कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से, देख सकते हैं, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है ना, गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग हम लोग अलजेब्रिक सम कर लिए, का बीजगणित योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस पूरे परिपथ में, इस पूरे सर्किट में कितना विद्युत वाहक बल, एक है, तो एक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आया। चलो देखते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो क्या बताता है, बोलो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। देखो बताते हैं कि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। क्या बता, बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, बताता है। याद रखना, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। कैसे, देखो यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। V इक्वल टू RI, जानता होगा सब, जानता है ना, V इक्वल टू RI। तो ये RI क्या है, वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, EMF क्या है, ये भी वोल्टेज है। यानी कि बोल सकता है कि वोल्टेज वोल्टेज के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। बात समझ में आया। तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। समझ में आया, समझ में आया, गुड, आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से एक और हम लोग सर्किट ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट, और देखेंगे इसके साइन कन्वेंशन के बारे में, ताकि आप लोग को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम ना हो। किसका, किरचॉफ सेकंड लॉ का, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने, बहुतों को समझ में नहीं आता है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊं। चलो मेरे पास एक एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल है, चलो ऐसा एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है ये है R1, इसका जो रेजिस्टेंस है ये है R2, यहाँ का रेजिस्टेंस है R3 और यहाँ का रेजिस्टेंस है R4। बात समझ में आया। अब करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ से करंट आया, यहाँ का करंट का डायरेक्शन है I1, यहाँ के करंट का डायरेक्शन है I2। बात समझ में आ रहा है, गुड। चलो यहाँ का देखो, यहाँ आ गया, यहाँ के करंट का डायरेक्शन है I3 और यहाँ की करंट का डायरेक्शन है I4। करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया सबको, रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिया, और इसमें विद्युत वाहक बल जोड़ना है। चलो चलो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है। एक मैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल जोड़ देता हूँ, इसका होगा E1 होगा। एक मैं और विद्युत वाहक बल जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे जोड़ देता हूँ, इसका विद्युत वाहक बल है, इसका 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 3। बात समझ में आया। अब हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। मैं एक बार और बताना चाहूंगा किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है।
किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणित योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं इसको। तो बोलेंगे धारा एवं प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा और प्रतिरोध का इस भाग से बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा I1 R1 होगा। इससे इस वायर से बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा बोलो, I3 R2, I3 I2। इस वायर से बोलेंगे I4 I3, I4 I3। बात समझ में आया? एक और है ये वाला, तो बोलेंगे I2 I4, बोलेंगे I2 I4। ठीक है, परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो परिपथ में कितना विद्युत वाहक बल है, देखो E1 E2 E3, बोलेंगे E1 E2 E3। पहले ऐसा लिख लेना है, उसके बाद यूज करना है क्या, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा बोलो, कि जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको लिखना है पॉजिटिव। तो यहाँ चेक करना है कौन कौन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक है करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऐसा गया तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यानी कि I1 I3 I4 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्या क्या, I1 होगा तो पॉजिटिव, I3 भी होगा पॉजिटिव, और I4 भी होगा पॉजिटिव। चलो बात समझ में आया? I4 होगा पॉजिटिव, I4। बात समझ में आया? अब I2 को चेक करते हैं। तो I2 का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है ऐसे, तो ऐसे है मतलब क्या है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऐसा एंटी क्लॉक है कि नहीं, है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? अब करेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को कैसे, ईएमएफ को कैसे चेक करेंगे, यदि धारा सेल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर, तो होगा विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, अन्यथा नेगेटिव। यहां चेक करते हैं, ये तो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जा कहां रहा है बोलो, धारा जा रहा है एनोड टू कैथोड, होगा नेगेटिव। एनोड टू कैथोड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो होगा I2 हो जाएगा नेगेटिव। I3 को चेक, I1 को चेक करते हैं। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट किधर जा रहा है बोलो, कैथोड टू एनोड। किधर जा रहा है बोलो, कैथोड टू एनोड। बात समझ में आया? और कैथोड टू एनोड जाता है तो पॉजिटिव, यानी कि I1 हो जाएगा पॉजिटिव। बात समझ में आया? I3 को चेक करते हैं। ये भी है, देखो ये भी करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे ऐसे। बात समझ में आया? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और करंट जा रहा है कैथोड टू एनोड। देखो छोटा वाला को बोलते हैं कैथोड, बड़ा वाला को बोलते हैं एनोड, तो कैथोड टू एनोड जा रहा है तो विद्युत वाहक बल होगा पॉजिटिव, यानी कि I3 भी होगा विद्युत वाहक बल होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो, बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणित योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म किरचॉफ सेकंड लॉ का। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट में आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और बताना है कि आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।